turnover incurred by a pharmaceutical manufacturer is inadmissible. तो इसका क्या मतलब हुआ, 10% से ऊपर वाला डिसअलाउ हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, हद 10% है या एक्चुअल, इन दोनों में से जो लोअर होगा वो अलाउ है, बाकी डिसअलाउ है। इसकी एग्जांपल दी है, चेक कर लें नीचे। आईकैप के सीफैप में से सीफैप की एग्जांपल है, एल्पाइन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड इनकर्ड एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹26 लाख and exceeded its target annual turnover of ₹20 million by 7%। समझ लगी बात की, सोल्यूशन ही देखना। दोबारा पढ़े कि फार्मास्यूटिकल कंपनी ने जो खर्चा किया सेल्स और प्रमोशन का, वो कितना किया है, 26 लाख। तो यहाँ एक्चुअल कितना आ गया, एक्चुअल में तो 26 लाख आ गया। 10% ऑफ टर्नओवर उसका, एंड एक्सीडेड इस टारगेट ऑफ एनुअल टर्नओवर बाय ₹20 मिलियन। 20 मिलियन टारगेट था, जो बढ़ गया कितने से, 7%। यानी कि उसका जो टर्नओवर था, उसका टारगेट कितना था, 20 मिलियन, लेकिन एक्चुअली में उसका टर्नओवर कितना आया है, 7% से बढ़ गया है। तो टारगेट था 20 मिलियन का, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो टर्नओवर है दैट इज 7% से बढ़ गया है। और इस फॉर्मूले में मुझे कितना चाहिए था, 10%। भाई मैंने एक्चुअल टर्नओवर का 10% लेना है ना, तो उसने थोड़ी सी यहाँ गेम डाली कि एक्चुअल टर्नओवर कैसे निकालते हैं। उसने टारगेट टर्नओवर दिया और उसने बता दिया कि टारगेट टर्नओवर से 7% इंक्रीज कर गया एक्चुअल। तो मैंने तो एक्चुअल टर्नओवर का 10% लेना है। इसको प्लस करेंगे 7%। प्लस क्यों करेंगे, 1.07 7% प्लस करेंगे। हाँ ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, आप प्लस कर दें। देखिए जरा क्या आता है। ये आपका टर्नओवर आ गया ना, एक्चुअल टर्नओवर, ये एक्चुअल टर्नओवर आ गया 2140, ठीक है, 2140। तो मुझे अब कितना एक्सपेंस अलाउ होगा, 21 इतना अलाउ होगा। और उसका एक्चुअल कितना हुआ है, उसका एक्चुअल खर्चा कितना हुआ है, 2600। तो फॉर्मूले के मुताबिक मुझे अलाउ कितना है, 21। तो डिसअलाउ कितना हो जाएगा, 2600 माइनस 2140 कितना आ गया, 460। ये मेरा डिसअलाउ हो जाएगा, डिसअलाउ टैक्स की नजर में ये मेरा डिसअलाउ हो जाएगा। समझ लगी भाई, समझ लगी है। मुझे खर्चा अलाउ कितना है, एक्चुअल में जो सेल्स प्रमोशन पे खर्चा किया हो, या टर्नओवर का, एक्चुअल टर्नओवर का 10%। इन दोनों में से जो लोअर होगा वो टैक्स की नजर में मुझे खर्चा अलाउ है। एक्चुअल में खर्चा कितना किया मैंने लिख लिया, 10% ऑफ टर्नओवर निकालना था। तो उसने थोड़ी सी गेम डाली कि एक्चुअल टर्नओवर निकालने का तरीका बता दिया। उसने कहा कि बजटेड इतना था टारगेट, उसका 7% इंक्रीज कर गया टारगेट का, तो ये मेरा एक्चुअल टर्नओवर आ गया। तो मुझे कितना चाहिए था, एक्चुअल टर्नओवर का 10%, ये आ गया 2140, ठीक है। तो ये खर्चा मुझे अलाउ है। इन दोनों में से लोअर जो होगा वो मुझे अलाउ है। इनमें से लोअर क्या आता है, 2140, ये अलाउ है। तो एक्चुअली में मैं कितना कर बैठा हूं, 2640। तो बाकी जो है वो मुझे डिसअलाउ हो जाएगा। लगी समझ है। भाई इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बता दें अभी, किसी किस्म की।
इजाज साहब ये बंद करवा दें। भाई किसी को कंफ्यूजन है कि आगे चले? एवरीवन, ये कहां से है? उसका टारगेट कितना था सेल्स का? 20। लाइन पढ़ें जरा। उससे क्या लिखा है? exceeded its target of annual turnover of rupees 20,000 by 7%। उसका जो एनुअल टर्नओवर का टारगेट था ना, वो 7% से इंक्रीज कर गया एक्चुअली में। तो टारगेट कितना था ये? तो एक्चुअली में वो इससे 7% से बढ़ गया है। तो इसका 7% लेके इसमें ऐड कर दे या डायरेक्ट 1.07 से मल्टीप्लाई कर दे, ये उसका टारगेट था, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में वो अपने टारगेट से 7% से बढ़ गया है 7% में। सही है, अब लगी समझ? तो इसका 7% लेके इसमें ऐड कर दें या डायरेक्टली 1.07 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अगला 13वां पॉइंट है यूटिलिटी बिल्स इन एक्सेस ऑफ लिमिट्स। कोई भी खर्चा यूटिलिटी बिल्स की सूरत में इन एक्सेस ऑफ सच लिमिट्स एंड इन वायलेशन ऑफ सच कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड शैल बी इनएडमिसिबल। यूटिलिटी बिल का कोई भी खर्चा अपनी लिमिट्स से बढ़ के किया जाए वो इनएडमिसिबल हो जाएगा। लिमिट्स यहाँ पे कहीं पे कोई प्रिस्क्राइब नहीं की हुई, यहाँ पे जस्ट उसने एक लिख दिया है। हो सकता है क्वेश्चन देते वक्त वो बता दे कि ये लिमिट्स थी, लेकिन एज पर लॉ जितना भी हम पढ़ रहे हैं इसमें कहीं पे रूल्स एंड रेगुलेशन में हो सकता है कहीं लिखी हो, लेकिन फिलहाल उसने ये नहीं बताया। बस इतना बता दिया है कि क्वेश्चन में हो सकता है अगर आ जाए कि यूटिलिटी बिल की अलाउड लिमिट 20 मिलियन थी और एक्चुअली में वो 21 मिलियन हो गया, तो हमें कितना अलाउ होगा? 20 मिलियन। 1 मिलियन क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो सिंपल ये बात ध्यान में रखनी है कि जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स के मुताबिक यूटिलिटी बिल होगा वो अलाउ होगा, अदरवाइज दूसरा कोई और हमें उससे एक्सेस वाला जितना भी होगा वो डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन लिमिट्स यहाँ लॉ में नहीं बताई, हो सकता है क्वेश्चन में बता दो। इसका जो 14वां पॉइंट है ये हमने सेल्स टैक्स के साथ पढ़ना है। ये आपने यहाँ पे भी इसके साथ नहीं, पहले सेल्स टैक्स पढ़ेंगे फिर इसके इस 14th पॉइंट को पढ़ेंगे। 12वां पॉइंट जो था याद रखिएगा, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी से रिलेटेड था, सिर्फ और सिर्फ फार्मास्यूटिकल कंपनी से रिलेटेड और किसी से रिलेटेड नहीं है। ये ऊपर लिखा हुआ है, इसको याद रखना है आपने। अब जी हमारे कुछ 2 पॉइंट रह गए हैं और दोनों काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको देखते हैं। पॉइंट नंबर 6 में आए जी पहले। इधर रखते हैं। फंड्स जो है ना वो 2 तरह के हैं। फंड्स रिकग्नाइज्ड लिखना बाद में है, पहले सुनना है। नॉट रिकग्नाइज्ड, अनरिकग्नाइज्ड कहना है। रिकग्नाइज्ड है और अनरिकग्नाइज्ड है। अच्छा, मैं किन फंड्स की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं प्रोविडेंट फंड की, और इसमें कौन कौन से लिखे हुए हैं?
ग्रेचुटी फंड लिखा हुआ है, ग्रेचुटी फंड। फिर इसमें सुपर एनुएशन फंड लिखा हुआ है, एनुएशन फंड लिखा हुआ है, और फिर इसके अंदर पेंशन फंड लिखा हुआ है। ठीक है, ये 4 किस्म के फंड है। पहले, आज से पहले हमने जो भी ट्रीटमेंट पढ़ रहे थे वो इनकम फ्रॉम सैलरी में एम्प्लॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे थे कि एम्प्लॉई को एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन दिया तो इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या जाएगा। ठीक है, अब देखिए ना, हमने प्रोविडेंट फंड को इनकम फ्रॉम सैलरी में पढ़ा तो उसमें हमने पढ़ा कि एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूशन करता है और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन करता है। अब वो जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है वो इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड कर दिया जाता है एम्प्लॉय की। यही पढ़ा था ना वो फॉर्मूले के मुताबिक कि इतना जितना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा रिकॉग्नाइज्ड में है अगर तो वो फॉर्मूले के मुताबिक जितना एक्सेस होगा वो सारा कहाँ ऐड कर देंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी में, जो 1/10 ऑफ द बेसिक सैलरी और 1,50,000 का जो फॉर्मूला लगे। ये तो पढ़ा था इनकम फ्रॉम सैलरी की ट्रीटमेंट में। अब जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा होता है बेसिकली वो एम्प्लॉयर अपने बिजनेस में से निकाल रहा है। ठीक है, तो अब वो जो एम्प्लॉयर उस फंड की ट्रीटमेंट है ये वो है कि अपने बिजनेस में कई खर्चों में से निकाल रहा होगा ना, एज एन एक्सपेंस शो करेगा कि मैंने एम्प्लॉयज के ऊपर इतना खर्चा किया, तो वो अपने बिजनेस में एज एन एक्सपेंस शो कर रहा होगा। तो अब ये चीज उसके ऊपर है इनकम फ्रॉम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कि एम्प्लॉयर अगर किसी को प्रोविडेंट फंड दे रहा है, एम्प्लॉयज को ग्रेचुटी फंड में कंट्रीब्यूशन दे रहा है, सुपर एनुएशन फंड के अंदर कंट्रीब्यूशन दे रहा है, कोई पेंशन का कोई फंड, कोई बास्केट बनाई है उसमें हर महीने हर साल पैसे डाली जा रहा है। ठीक है, तो एम्प्लॉयर के लिए अपने बिजनेस में इसकी क्या ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से अब देखना है कि ये 4 फंड्स एम्प्लॉयर दे रहा है अपने एम्प्लॉई के बेनिफिट के लिए और हर महीने उस फंड के अंदर कंट्रीब्यूट करी जा रहा है। तो अब वो एज एन एक्सपेंस के तौर पे बिजनेस के अंदर उसकी क्या ट्रीटमेंट है। तो सिंपल एज दैट कि अगर फंड्स है ये 4 में से कोई भी या ये 4 सारे चल रहे हैं, इनके अंदर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है और ये फंड अभी तक अनरिकग्नाइज्ड है, ये फंड अभी तक क्या है, अनरिकग्नाइज्ड है, तो इन पे दिया गया सारा कंट्रीब्यूशन जो है दैट विल बी इनएडमिसिबल। ये जनरल रूल है। इन पे दिया गया सारा कंट्रीब्यूशन क्या है, इनएडमिसिबल, नॉट अलाउड। ठीक है, अनरिकग्नाइज्ड फंड्स को अगर कंट्रीब्यूशन दी जा रही है एम्प्लॉयर की तरफ से, अपनी तरफ से वो पैसे जमा करी जा रहा है, फंड्स में डाली जा रहा है, तो वो अनरिकग्नाइज्ड फंड है, तो वो इनएडमिसिबल कहलाएगा। ठीक है, इनएडमिसिबल कहलाएगा। हाँ, ये अलाउ भी हो सकता है, ये जनरल रूल था, ये जनरल रूल था, ये जनरल रूल था। हाँ, इट कैन बी अलाउड, इट कैन बी अलाउड। ये अलाउ कब हो सकता है, अगर एम्प्लॉयर टैक्स वालों को ये साबित कर दे कि जब मैं इस फंड की पेमेंट करूंगा एम्प्लॉय को, जब किसको पेमेंट करूंगा, एम्प्लॉय को, अभी तो ये हर साल इस फंड के अंदर कंट्रीब्यूशन जा रहा है ना, लेकिन जब एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा तो प्रोविडेंट फंड का अक्यूमुलेटेड बैलेंस उठा के देगा ना। तो अगर एम्प्लॉयर ये साबित कर दे, तसल्ली दे दे टैक्स अथॉरिटीज को कि जब इनकी पेमेंट करूंगा एम्प्लॉय को तो मैं प्रॉपर टैक्स डिडक्ट करके पेमेंट करूंगा, तो फिर ये कंट्रीब्यूशन अलाउ हो जाएगा, फिर ये कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, अलाउ। अगर वो कह दे, साबित कर दे कि मेरे पास प्रॉपर अरेंजमेंट्स हैं, एम्प्लॉय, इट कैन बी अलाउड इफ
employee has proper arrangements to deduct tax at the time of payment to employee. अगर एम्प्लॉयर ये साबित कर दे, ये तसल्ली दे दे कि मेरे पास प्रॉपर अरेंजमेंट्स हैं किस चीज़ की, कि जब इन फंड्स में से एम्प्लॉई को पेमेंट की जाएगी तो प्रॉपर टैक्स काट के की जाएगी। जब प्रोविडेंट फंड के एक्यूमुलेटेड बैलेंस को देंगे, प्रोविडेंट जब एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा तो उसको उसका बैलेंस देंगे ना, तो ये अगर वो साबित कर दे कि एक्यूमुलेटेड बैलेंस देते टाइम में बाकायदा तौर पे टैक्स काटूंगा, तो फिर उसको ये अलाउ हो जाएगा। अनरिकग्नाइज्ड में हमने पढ़ा था ना कि एक्यूमुलेटेड बैलेंस लेते वक्त एम्प्लॉय की डिडक्शन होगी, तो अगर एम्प्लॉयर ये साबित कर दे टैक्स वालों को कि वो बाकायदा डिडक्ट करके पेमेंट करेगा टैक्स की, तो फिर उसने जो पूरे सालों में जो कंट्रीब्यूशन किया वो उसे अलाउ हो जाएगा, अलाउएबल एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट किया जाएगा इन सब के लिए। ये 4 फंड्स है। एक बात याद रखिएगा, ये जो सारे फंड्स है ना, ऐसा नहीं होता कि जब एम्प्लॉय छोड़ के जाता है तो तब अचानक से एम्प्लॉयर उसमें पैसे जमा कराए, ऐसा नहीं होता। एम्प्लॉयर क्या करता है, हर साल इसमें पैसे जमा कराता रहता है इन फंड्स में, हर साल। ये वही बात आ जाती है कि आपने कोई एक सेविंग अकाउंट रखा हो तो हर महीने अपनी आमदनी में से थोड़ी थोड़े पैसे निकाल के आप उस सेविंग अकाउंट के अंदर डालते रहें कि बुरे टाइम पे काम आएंगे या किसी को देने के काम आएंगे, ठीक है, या किसी ज़रूरत को पूरे करने में काम आएंगे। तो आप क्या करते हैं, अपनी इनकम में से थोड़े पैसे निकालते हैं और उस सेविंग अकाउंट में डालते रहते हैं। सेम लाइक दिस, एम्प्लॉयर को पता होता है कि यार मेरे इतने बंदे काम कर रहे हैं, तो कल कला को ये छोड़ के चले गए तो मैंने इनको ये फंड में से कंट्रीब्यूशन देनी है, तो मैं जो एकदम पैसे निकालूंगा तो क्यों ना मैं हर साल थोड़े थोड़े पैसे निकालता रहूं और फंड्स में डालता रहूं। तो वो क्या कहता है कि हर महीने कुछ अमाउंट निकालता है और इन फंड्स को अंदर, इनमें से कोई भी फंड उसके पास, जरूरी नहीं चारों हो, सिर्फ प्रोविडेंट फंड हो सकता है, सिर्फ ग्रेच्युटी फंड हो सकता है, तो उस फंड के अंदर थोड़े थोड़े पैसे डालता है। अब वो जो बिजनेस एम्प्लॉयर है, बिजनेस पर्सन है, वो इस फंड के अंदर जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है हर महीने या हर साल, उसकी टैक्स ट्रीटमेंट हम पढ़ रहे हैं कि ये उसे खर्चा अलाउ करना है या नहीं करना। समझ लगी कि उसके रेवेन्यू में से ये खर्चा अलाउ करना है कि नहीं करना। तो जनरल रूल के तौर पे ये खर्चा उसे अलाउ नहीं किया जाता अगर अनरिकग्नाइज्ड है, लेकिन वो साबित कर दे टैक्स वालों को कि जब मेरा बंदा छोड़ के जाएगा तो मैं इसमें से जब उसको फाइनल पेमेंट करूंगा तो मैं प्रॉपर टैक्स काट के करूंगा, तो फिर वो कहेगा ठीक है जो तुम कंट्रीब्यूशन कर रहे हो वो तुम्हें अलाउएबल एक्सपेंस हो जाएगा। लगी समझ? हाँ, ये अनरिकग्नाइज की ही बात चल रही है अभी। मतलब ये सारे फंड अगर अनरिकग्नाइज्ड हैं तो ये सारे फंड अनरिकग्नाइज्ड भी हो सकते हैं, ये सारे फंड रिकग्नाइज्ड या अप्रूव्ड बाय बोर्ड भी हो सकते हैं। 2 कैटेगरीज होती है। अगर ये सारे फंड्स या इनमें से कोई एक फंड जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं वो अनरिकग्नाइज्ड है तो उसकी ट्रीटमेंट बता रहा हूं। नहीं लगी समझ इसकी? नहीं लगी समझ दोबारा पूछ ले, कंफ्यूजन्स के साथ नहीं जाना। क्लियर है? अच्छा, यहां पे जो वर्ड उसने यूज किया है कि एम्प्लॉयर के पास प्रॉपर अरेंजमेंट है टैक्स डिडक्ट करने की, इससे क्या मतलब है?
ये टैक्स वालों को कैसे साबित करेगा कि भाई मेरे पास प्रॉपर अरेंजमेंट है कि जब मैं इंप्लॉय को पैसे दूंगा तो टैक्स काट के दूंगा? ये कैसे साबित करेगा? है पिछली रिपोर्ट से काफी हद तक करीब है, 95%, काफी हद तक करीब है। आधा माइक्रोवेव आपका हो रहा है, पूरा करने के लिए थोड़ा सा और बताना पड़ेगा। नहीं, बटन रह गया बस। बेसिकली ये बात बिल्कुल ठीक है। वो ये कहेगा कि भाईजान पिछले साल भी तो लोग छोड़ के गए थे, ये देखें मैंने उनके टैक्स काटे हुए। वो उनको प्रॉपर स्लिप्स दिखाएगा ना, देखें पिछले साल मेरे 4 बंदे छोड़ के गए थे तो मैंने उन चारों का टैक्स काटा हुआ है। ये पढ़ा लिखा चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंने किस लिए रखा है? इसलिए रखा है, ठीक है। ये जो मैंने मुंशी के तौर पे रखा है, किस लिए रखा है? चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो मैंने इसलिए रखा है, पुराना नाम यही होता था हमारा। तो मैंने ये प्रॉपर पढ़े लिखे लोग इसलिए रखे हैं कि भाई उन्हें टैक्स का पता हो। मैंने टैक्स का डिपार्टमेंट इसलिए बनाया है कि जी इन्हें टैक्स का पता हो, सही है। और ये देखिए मैं पिछले लोगों के टैक्स काट भी रहा हूं, तो भाई हम तो हर तरह की अरेंजमेंट करके बैठे हैं, सही है। तो इसी तरह ही आप साबित करेंगे टैक्स वालों कि मेरे पास प्रॉपर अरेंजमेंट्स है, ठीक है। अब क्लियर हो गया। रिकॉग्नाइज्ड के केस में बात जब आती है तो इसके केस में 2 चीजें आ जाती हैं। रिकॉग्नाइज्ड के केस में इन फंड्स को वो डिवाइड कर देता है। लॉ मेकर क्या करता है? डिवाइड कर देता है। वो कहता है भाईजान रिकॉग्नाइज्ड के केस में प्रोविडेंट फंड को इधर ले आओ और जो बाकी 3 है उन्हें इधर लिख दो, ग्रेचुटी, सुपर एनुएशन और पेंशन फंड। अगर वो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के हर साल कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो ये एडमिसिबल एक्सपेंस है, एडमिसिबल एक्सपेंस है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होगा तो इसको दिया गया सारा कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर को अलाउएबल एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा। हाँ, अगर रिकॉग्नाइज ग्रेचुटी फंड हुआ, रिकॉग्नाइज सुपर एनुएशन हुआ, रिकॉग्नाइज पेंशन फंड हुआ तो इसको दिया जाने वाला 50% कंट्रीब्यूशन अलाउ होगा और 50% नॉट अलाउड होगा। 50% जो है वो अलाउ होगा, एडमिसिबल होगा, और 50% एडमिसिबल हो जाएगा और 50% डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन अब इसके अंदर? अब इस 6 पॉइंट को जरा पढ़ते हैं। 6 पॉइंट को पढ़ लेते हैं अब जरा। पॉइंट नंबर 6 को देखें जी जरा। लॉ मेकर ने ना कुछ बातें लिख दी हैं बड़ी क्लियर कट, और कुछ बातें उसने आंखों आंखों में बताई हैं, ठीक है। अब ये जब हम पढ़ेंगे ना तो ये हमें कुछ चीजें हमें आंखों आंखों में बता रहा है, ठीक है। वो भी हमने समझनी है, अभी आपको बताता हूँ। कुछ उसने बड़ी क्लियर बता दी। एनी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द पर्सन टू अ फंड दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, approved pension fund, approved
सुपर एनुएशन फंड और अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड, बस यहां तक लिख दिया है। इससे क्या मतलब हुआ, कोई भी कंट्रीब्यूशन दी जाए रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट जो कि नॉट अ रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, जो कि नॉट अप्रूव्ड पेंशन फंड है, और ना ही वो अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड है, ना ही वो अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड है, तो उसको जो भी कंट्रीब्यूशन दी जाएगी दैट विल बी डिसअलाउड। ठीक है, सही है। ये बात इसलिए की है, ये वाली पहली बात कि अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड या पेंशन फंड को जो भी ट्रीटमेंट दी जाएगी दैट विल बी इनएडमिसिबल। ठीक है, ये किस तरह पता चला, क्योंकि ऊपर उसने जो सेक्शन दिया है वो इनएडमिसिबल का दिया है, तो अगर आप उसको सबसे टॉप सेक्शन से पढ़ेंगे तो वो इसके नीचे जो बातें बता रहा है वो क्या है, इनएडमिसिबल बता रहा है। तो इनएडमिसिबल की बातों में उसने ये बात लिखी है कि कोई भी कंट्रीब्यूशन दी जाए इन नॉट अनरिकग्नाइज्ड फंड्स को तो वो क्या हो जाएगी, डिसअलाउ हो जाएगी। सही है, यानी कि उसने इस तरह से उसको लिंक किया है कि कोई भी नॉट अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड होगा, नॉट अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड होगा, अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होगा, तो उनको जो भी कंट्रीब्यूशन दी जाएगी दैट विल बी डिसअलाउ। समझ कैसे आई ये बात की, क्योंकि ये बात लिखी उसने इनएडमिसिबल के सेक्शन में हुई है। तो वही बात कि क्लियर नहीं लिखी, बस समझ रहे हैं इसके अंदर उसने कैसे देखा है उसे। अब इसी लाइन, अगली लाइन को छोड़ के जरा उससे अगली लाइन पे आए। एनी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड 6F, एनी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द पर्सन टू एनी प्रोविडेंट और अदर फंड। अब यहां पे वो उसकी बात नहीं कर रहा, रिकग्नाइज्ड की बात नहीं कर रहा, क्योंकि रिकग्नाइज्ड की बात ही ऊपर वाले में कर चुका है। तो मैं ये अज्यूम कर रहे हैं हम लोग कि ये अनरिकग्नाइज्ड की बात ही कर रहे हैं। एनी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय अ पर्सन टू एनी प्रोविडेंट और अदर फंड एस्टेब्लिश फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉइज unless the person has made effective arrangements to secure that tax is deducted under section 149 from any payments by the fund in respect of which the recipient is chargeable to tax under the head salary। ऊपर उसने बात की अनरिकग्नाइज्ड की, नीचे उसने बात की कि अगर उसकी प्रॉपर अरेंजमेंट्स हैं तो फिर हम उसको अलाउ कर देंगे, वरना नहीं करेंगे। अब ये बीच वाली बात चेक करें उसकी 6EA, an amount in excess of 50% of the contribution made to a person to an approved gratuity fund, approved pension fund और approved superannuation fund। कोई भी अमाउंट जो 50% से ज्यादा की गई है अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड, सुपरएनुएशन और पेंशन फंड में, तो वो क्या हो जाएगी, डिसअलाउ। कोई भी अमाउंट जो कंट्रीब्यूट की गई है उसका 50% से ज्यादा अगर अप्रूव्ड ग्रेचुइटी, सुपरएनुएशन और प्रोविडेंट फंड में किया है तो वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउ। अब यहां पे देखें, जो बाद में कह रहा था उसने कुछ आंखों में समझाइए, ये नाम लेते हुए तो उसने कहीं पे प्रोविडेंट फंड का नाम लिया नहीं लिया, तो इसका क्या मतलब है कि प्रोविडेंट फंड को सारी की सारी अलाउ है, जो डिसअलाउ थी वो उसने बता दी। रिकग्नाइज्ड के केस में डिसअलाउ उसने बता दी, इसका क्या मतलब है, बाकी अलाउ है। तो प्रोविडेंट फंड की बाकी अलाउ है, वो 100% अलाउ है। लगी समझ? तो ये इस तरह से इसको समझना पड़ता है। बहरहाल अगर आपको हमने इसका वो नहीं करना, यानी कि आपको ये लिखा लिखाया इस तरह से नहीं आता, न्यूमेरिकली ये ज़्यादा टेस्ट होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट की समझ लग गई है तो ये आपके लिए, उसके लिए भी आसान रहेगा आगे। वो उसने लिखा बड़े एम्बिग्यूअस तरीके से है कि पहले ऐसे समझना पड़ता है, फिर उसकी वर्डिंग को समझना पड़ता है। जी क्लियर है? कोई क्वेश्चन इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन है तो बता दें ताकि हम इसको एक ही दफा क्लियर करके आगे चलें। बस फिर आगे भी क्लियर ही रहेगा।